Morning everyone. In today's physics class, we are going to revise chapter number 8, gravitation. This is a very important chapter on the basis of your examination and competitive examination. Here in this video, I will explain all the important formulas, definitions and concepts. So let's start with the first topic of this class. So first we have started this chapter. तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन. तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है कि दिस इज ए फोर्स. ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स ग्रेविटेशन की हम बात कर रहे हैं मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द force between any two bodies in the universe which are acting between them. मोर डिटेल हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. बट ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेनली acting between any two massive bodies, or if any of these one is the earth, means the force of attraction between the earth and any massive body is known as the gravity. तो ये ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी का डिफरेंस है. तो हम उसको डिटेल में नहीं लिखेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हेडिंग हमारा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एक्चुअली जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट एक्ट्स इन इनवर्स बिटवीन एनी टू मैसिव बॉडीज. तो देन हाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर इट्स वैल्यू डिपेंड्स, हाउ इट्स वेरीज, दैट इज डिस्कस्ड या दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय द न्यूटन्स एंड ही गेव एन एम्पिरिकल लॉ. उसका प्रूफ नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ए एम्पिरिकल लॉ. उन्होंने बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एवरीबॉडी इन यूनिवर्स के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स बिटवीन, इसको लिखते हैं कि इन यूनिवर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इन यूनिवर्स क्या होता है? इन यूनिवर्स एवरीबॉडी attract other body. We are talking about the massive body, other body by a force. That force is known as the gravitational force. Clear? And by a force which is, ये इनका कंसेप्ट था न्यूटन्स का, which is directly proportional. कैसे डिपेंड करता है? directly proportional to the product of the masses, पहला फैक्टर, and inversely proportional to the distance or separation between them. That is, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो F जो होता है that is directly proportional to product of the masses. अगर हमारे पास दो बॉडी हैं ऑफ मास m1 एंड m2, इनके बीच का अगर सेपरेशन r है तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r². इसको हम एक साथ लिखते हैं तो वी आर राइटिंग एज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r². या जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं F इज इक्वल टू G
m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है? दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज of masses r1 and r2 separated by a distance r, where g is what? Where g is a constant of proportionality पहले तो है, ये प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट है उसकी जगह ये आया है प्रोपोर्शनलिटी की जगह, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बट इसका एक्चुअल नेम क्या है? यूनिवर्सल। दिस वर्ड इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको हमेशा हम कैपिटल जी से लिखते हैं। क्लियर? इट्स वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या हो जाएगी जी की? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, फोर्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट हो गई। इन एसआई सिस्टम इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर या केजी पर -2। एंड ऑल्सो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं डाइन में तो इट्स 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो दोनों यूनिट आप याद कर सकते हैं, मोस्टली हमें जरूरत पड़ती है दिस वैल्यू की। अगर वन ऑफ दिस वी रिमेंबर तो दूसरा हमें याद हो जाएगा, हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक, डायमेंशनल फार्मूला और बाकी सब चीजें यू कैन फाइंड आउट। मोस्टली हमें सिर्फ फार्मूला देखना था कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और वाई यू आर सेइंग दैट यूनिवर्सल कांस्टेंट? बिकॉज दिस इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी फैक्टर। तो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। सेकेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज की। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो हमें देख रहे हैं कि फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है, मीन्स देयर इज ए लार्ज वेरिएशन बिटवीन द फोर्स इफ देयर इज ए स्मॉल चेंज इन द सेपरेशन। अगर हम इसको डबल करते हैं तो हाउ मच चेंज विल बी देयर? दिस विल बिकम 1/4। ठीक, इफ वी हाफ ऑफ दिस तो दिस विल बिकम डबल ऑफ दैट, तो देयर इज ए लार्ज चेंज। तो ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद में हमने और भी चीजें देखा था कि दिस फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स इज देयर, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज वी नो दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कैसे लिखते हैं? स्मॉल जी से। कैपिटल जी किसका सिंबल है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, एंड स्मॉल जी इज द सिंबल फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? अब ये क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ एनी बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ व्हाट इज द ग्रेविटी? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? मैंने शुरू में डिस्कस किया कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी। क्लियर? अब इसका फार्मूला भी हमने देखा था एट सरफेस इसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं। जी बराबर कितना होता है? कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। एट द सरफेस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। हाइट पे और पोजिशन पे इट्स वैल्यू वेरी, बट ऑन द अर्थ सरफेस वेयर व्हाट वी हैव टेकन, सम बुक में ME लिखा हुआ होता है, RE लिखा हुआ होता है टू डिस्टिंग्विश मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल R इज इट्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके वेरिएशंस भी हम पढ़ सकते हैं, देख लेते हैं, बिकॉज दिस टाइम इट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो उतना हम डिटेल इसको नहीं पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा इसका वेरिएशन हम देख लेते हैं
कि हाउ इट्स वेरीज विथ द हाइट विद द डेप्थ। वो चीजें हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में तो हमने डिस्कस नहीं किया है, बट न्यूमेरिकल्स में या फिर आगे की नॉलेज के लिए, कंपटीशंस के लिए वी शुड नो द फार्मूला हाउ इट वेरीज। तो हम डेराइव तो नहीं करेंगे, वी विल गोइंग टू डिस्कस डायरेक्ट एक्सप्रेशन हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विद द हाइट विद द डेप्थ या सम अदर फैक्टर आर आल्सो देयर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी में हाउ इट्स वेरी, तो हमें पता है जी वेरीज विद द हाइट विद द डेप्थ विद द रोटेशन ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ नॉन स्फेरिसिटी ऑफ द अर्थ, क्योंकि शेप की वजह से भी वेरिएशन होता है, बिकॉज इट्स नॉट इन ए सर्किल, इलिप्टिकल शेप है, तो दैट्स वाई ये देयर इज ए वेरिएशन इन ए जी आल्सो। तो हम फर्स्ट ऑफ द फैक्टर देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड, मतलब हाइट का इफेक्ट ऑफ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड, मतलब दिस जी का जो फार्मूला होता है जी एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट क्या है, दिस इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज द जी ऑन द सरफेस, तो इट्स हाउ वेरीज 1 प्लस एच अपान आर पावर -2 या जी अपान 1 प्लस एच अपान आर स्क्वायर, दिस इज द वेरिएशन। या इसको और भी लिख सकते हैं कि जी एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच एट ए अल्टीट्यूड एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपान आर। हियर वी हैव यूज्ड, इसको हम बाइनॉमियल थ्योरम में इससे एक्सपेंड किया, उसका हम डिटेल नहीं देंगे, वेयर h इज मच लेस देन r, ये हम फार्मूला यूज किए हैं। जब हाइट इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ अगर बहुत कम है, देन सरफेस ऑफ एट ए हाइट h पे g का जो वैल्यू होगा दैट विल बी g 1 माइनस 2h अपान r, विच शोज दैट implies g varies, g decreases, acceleration due to gravity decreases with height, because this value will be always less than 1 ना, तो g से हमेशा gh कम होगा। अगर h बराबर r हो जाए तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस, और ये चीज हम देख लें अगर कि अगर h बराबर 0 रख लें तो दिस विल बी 0, gh बराबर g हो जाएगा, डिक्रीज विथ हाइट, या तो ये हो गया। सेकेंड इफेक्ट हम बात कर ले रहे हैं कि हाउ इट्स वेरीज विद डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्या है, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, हाउ इट्स वेरीज विद द डेप्थ। तो जी डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ d इज इक्वल टू g 1 माइनस d अपान r। फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो क्लियर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे d है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, टू एच इज देयर। तो यहां से भी इट शोज दैट कि देयर इज ए डिक्रीज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू, इट्स क्लियर कि हमेशा क्या है, ये आपका दिस विल बी ऑलवेज लेस देन 1, तो ये जी डी इज ऑलवेज लेस देन द g, which shows that implies GD value of G decreases, which implies the value of G decreases with the increase in depth, decreases with the increase in depth, और if the value of d is equal to r, तो कितना हो जाएगा, r upon r, this will be 1, तो 1 minus 1, this will be 0, तो g into 0 मतलब क्या हो जाएगा, 0, मतलब वैल्यू ऑफ g एट द डेप्थ ऑफ रेडियस, मतलब डेप्थ ऑफ रेडियस अगर हम r के बराबर हो जाए मतलब कहां पहुंचेंगे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे ना, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है, this become 0 and becomes 0 कब, जब d बराबर r हो या तो हम सेंटर ऑफ अर्थ पे हो, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे g का वैल्यू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 0। थर्ड वेरिएशन हम देख लेते हैं, how it's varied with the rotation of the earth, effect of rotation, effect of
रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, हाउ इट्स वेरीज। तो इसमें एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जी लेमडा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। This omega is the angular velocity. Because of rotation, there is a variation in the value of g. g में वेरिएशन होता है। फिर where lambda increases, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर लेमडा इंक्रीज करेगा देन कॉस लेमडा क्या होगा? दिस विल डिक्रीज, और ये वैल्यू पूरा क्या होगा? कम होगा, एंड देयरफॉर जी लेमडा क्या होगा? दिस विल इंक्रीज। ठीक, इक्वेटर पे अगर हम बात करते हैं तो लेमडा बराबर 0 होता है, और अगर हम पोल पे बात करेंगे तो लेमडा बराबर 90 डिग्री होता है। क्लियर? और दिस वैरी, इसको अगर डिटेल में हम देखना चाहें तो डिस्कस कर ले रहे हैं कि एज लेमडा इंक्रीजेज तो जी लेमडा डी इंक्रीजेज, एज लेमडा इंक्रीजेज मतलब लेमडा क्या है? एंगल, लेमडा इंक्रीजेज तो कॉस लेमडा क्या होगा? दिस विल डिक्रीज ना, तो एंड जी लेमडा क्या होगा? दिस विल इंक्रीज। एट इक्वेटर अगर हम बात करें, एट इक्वेटर कितना होता है? लेमडा बराबर 0, तो क्या होगा? कॉस लेमडा बराबर 1। तो जी इक्वेटर अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? जी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड पोल पे अगर हम बात करें, पोल्स के लिए क्या होता है? लेमडा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉस लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 0। देयरफॉर कॉस लेमडा अगर 0 है तो जी लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? जी लेमडा का मतलब जी पोल पे ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी जी माइनस 0, तो ये जी हो गया। क्लियर? तो अब क्या है? पोल पे वैल्यू ऑफ जी कुछ और है इक्वल टू द जी, और इक्वेटर पे जी का वैल्यू इतना है। तो हाउ मच चेंज इज देयर, कितना दोनों में चेंज हुआ? चेंज अभी हम पता करते हैं कि जी क्या है? दिस इज द मिनिमम एज इक्वेटर, क्योंकि आर ओमेगा स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जी, तो यहाँ पे सबसे कम है, और यहाँ पे क्या है? सबसे मैक्सिमम है। क्लियर? कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी, और दिस इज क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। चेंज कितना है? चेंज दोनों में देख लेते हैं। चेंज इज इक्वल टू जी पोल माइनस जी इक्वेटर का, दोनों का जो चेंज होगा ये कितना आएगा? आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिस मच वेरिएशन इन जी एट द पोल एंड द इक्वेटर, इतने का चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर ले रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में एंड इट्स इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी एंड इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता था? दिस वी हैव डिस्कस्ड कि क्या होता है? दिस इज द रीजन या सराउंडिंग अबाउट एनी बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये तो होता था कि किसी भी मैसिव बॉडी या बॉडी के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल का एक्सपीरियंस किया जाता है। तो अगर वर्ड में इसको हम डिफाइन करें कि क्या है? इट इज द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी। ये मैसिव बॉडी, ये क्या होता है? स्पेस होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड एनी मटेरियल बॉडी या मैसिव बॉडी के लिए ही होता है। मटेरियल बॉडी जिसमें क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इन विच ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड। पुल can be experienced by other material body. तो this is about the gravitational field.
एंड इट्स इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। जो भी हम इसको हम सोर्स मास ले लेते हैं और इसके पास में ग्रेविटेशनल फील्ड को चेक करने के लिए जो मास लाते हैं कि देयर इज द ग्रेविटेशनल पुल और देयर इज नॉट, तो उसके चेक करने के लिए जो हम मास लाते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट मास। तो उसके पर यूनिट टेस्ट मास पे जो भी आपका फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इसको लिखते हैं ई से। ई बराबर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। क्लियर? या हम इसको, ये कितना होता है? जी कैपिटल एम, दिस इज द मास ऑफ द सोर्स, दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, टेस्ट बॉडी, और जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज स्मॉल एम। स्मॉल एम विल बी कैंसिल आउट, मास ऑफ द टेस्ट बॉडी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? अब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जी, अभी आपने पढ़ा था ना, ये क्या है? एक्सेलरेशन। अगर हम अर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। किस पॉइंट पे? जहां पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो दोनों वैल्यू है, एक्सप्रेशन है फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, बोथ द टर्म वी हैव डिस्कस्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? एट ए पॉइंट in the gravitational field of a body is equal to the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point. हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता था? दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए यूनिट टेस्ट मास या ड्यू टू ए यूनिट टेस्ट मास when it bring from infinity to that point, जिस पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। जिसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, इसको V से लिखते हैं, ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास। ठीक? और वर्क डन कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। और इसका एक्सप्रेशन भी हमने देखा था कि दिस कम्स माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। मतलब स्मॉल आर क्या है? इट इज द पॉइंट एट विच दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी आर कैलकुलेटिंग। क्लियर? व्हाई द माइनस साइन इज देयर? बिकॉज वी आर गेटिंग द वर्क, देयर इज ऑलवेज ए अट्रैक्शन। तो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन हमें वर्क देना पड़ता है, या तो एनर्जी वर्क मिलता है, मीन्स जो सिस्टम है उसकी एनर्जी या जो बॉडी है उसकी एनर्जी क्या होगी? दैट विल डिक्रीज। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द नेगेटिव साइन। इसका भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ इतना है इसमें कि ये आपका पर यूनिट मास की बात होती है, एंड दिस इज फॉर द होल मास ऑफ द बॉडी। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए बॉडी ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट एट विच वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है? दिस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट ड्यू टू इट्स पोजिशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अनदर बॉडी। और मेजर कैसे करते हैं? कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी
to the given point in the gravitational field of the other body. तो इसको कैसे लिखते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास। और ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू माइनस जी एम यहां से अपॉन आर इंटू स्मॉल। क्लियर? तो ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। एक और एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में, उसको भी आप देख लेते हैं। तो हाउ दिस इज रिलेटेड टू ईच अदर, इंपॉर्टेंट, इसको पॉइंट करके लिख ले रहे हैं कि ई एंड वी आर related as E is equal to minus dV upon dr। इसका मतलब क्या है कि this gravitational field intensity is equal to negative gradient। ग्रेडियंट वर्ड हमने पढ़ लिया था कि एनी क्वांटिटी हुज वेरिएशन विद द आर, हम उसको ग्रेडियंट वर्ड बोलते हैं। अगर ये टाइम के साथ वेरिएशन होता है तो उसको हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये है। तो नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये चीज है दोनों में रिलेशन, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ वी हैव गिवन द ई तो हम ये निकाल सकते हैं, या इफ वी हैव गिवन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो वी कैन फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बोथ वी कैन कैलकुलेट। चलिए, आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, इसको भी देख लेते हैं। What is the escape velocity? This we have discussed कि this is the minimum velocity with which a body must be projected vertically। एक एक वर्ड इसके इंपॉर्टेंट है। There should be the vertical throw and it should be the minimum, two condition कि this is the minimum velocity for a body when its throw in vertical upward direction, clear, and it just escaped from the gravitational field of the earth, means it does not return on the earth surface again। तो that velocity क्या बोलते हैं? escape velocity। क्या है मतलब इसको? escape velocity VE is the minimum velocity of vertical projection। ये क्या है? this is the minimum velocity of a body for vertical projection such that it may just escape the gravitational field of earth, that is VE is equal to, फार्मूला भी हमने देखा था, अंडर रूट, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, वी आर डायरेक्ट राइटिंग द फार्मूला, GM upon where M is the mass of earth, R is the radius of earth, G is what? This is the gravitational constant। in terms of acceleration due to gravity अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 2GR लिख सकते हैं यहाँ पे। G बराबर क्या होता है? GM upon R स्क्वायर। तो फ्रॉम दैट वी कैन राइट डाउन अंडर रूट 2GR। और इसमें हमने नोट देखा था कि इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, तो इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ कितना था? फॉर अर्थ क्या है? इट्स वैल्यू इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड,
मतलब if a body throw with this velocity, then it will escape from the gravitational field of the earth and it does not return on the surface of earth, or it is also independent of the mass of the projected bodies. ठीक है, means this is same for all the bodies, or this is the main reason for the presence of the atmosphere in universe also. Okay, on which planet, where will be the atmosphere, where will be not the atmosphere, this is the reason for, this based on the escape velocity concept. इसके बाद हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी भी देखा था इन केस ऑफ ए सैटेलाइट, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. एक्सप्रेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट. किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ ए सैटेलाइट की, ऑफ ए सैटेलाइट. इसको किससे लिखते हैं? वीओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके वेलोसिटी को वीई से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फार्मूला क्या होता है, या क्या होता है? दिस वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट. ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या मतलब है कि ये वो वेलोसिटी है बाय विच ए सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड, बाय विच ए सैटेलाइट मूव्स या ऑर्बिटेट इन देयर ऑर्बिट. ठीक, या रोटेट इन इट्स ऑर्बिट. और उससे एक्सप्रेशन क्या था? अगर हमारे पास कोई सैटेलाइट है विच आर मूविंग या विच आर रिवॉल्विंग एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो gm अपान क्या होता था? r प्लस h. क्लियर? या इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम बात करें, तो g r स्क्वायर अपान r प्लस h. ये भी है. या तो हम तो r बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा r अंडर रूट g अपान r प्लस h. दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट which orbitate at a height h from the surface of earth. क्लियर? अगर मान लीजिए if it is very close to the earth surface, तो क्या होगा? For close to the earth surface, close to the earth surface, तो हम क्या करेंगे? h को हम नेग्लेक्ट कर देंगे इन कंपेरिजन, दैट इज h अगर बहुत कम है r से, तो क्या होगा? vo बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी एम अपान आर, या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपान आर. वी हैव नेग्लेक्टेड. ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट जी इंटू आर. क्लियर? और फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी. वो भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में इट्स विल कम. रिलेशन बिटवीन, न्यूमेरिकल में इसको आता है रिलेशन बिटवीन वीओ एंड वीई, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो आप देखिए क्या है हमारे पास, दोनों रिलेशन को हम देखते हैं. यहाँ पे अंडर रूट 2gr है, वहां पे क्या था? रूट 2gr. वीई बराबर हमारे पास क्या है? वीई बराबर अंडर रूट 2gr, और इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट gr. अंडर रूट gr क्या है? वीओ के बराबर है, तो वीई बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू वीओ. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी. चलिए, इसके बाद हमने टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की भी बात की थी, उसको भी देख लेते हैं. यह है टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट. टी बराबर क्या होता था? सरकमफरेंस, या क्या होता है? टाइम टेकन बाय ए सैटेलाइट टू मूव 1 टाइम्स अराउंड द प्लैनेट. और ये क्या आता था? This is equal to circumference 2 pi r plus h अपन वेलोसिटी. कितना होता था? ऑर्बिटल वेलोसिटी vo. और हम वैल्यू रख लेंगे, vo का वैल्यू रख करके वी कैन फाइंड आउट ऑल द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ऑल द अदर फैक्टर आल्सो. तो वी कैन कैलकुलेट इट. हम इसको डिटेल में बात नहीं करेंगे. तो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास.